Hello everyone, welcome to E Anand and today we are going with chapter number 6 Rural Administration। तो हमने इसके पहले वाले चैप्टर में चैप्टर नंबर 5 को पढ़ा था। पंचायती राज के बारे में हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखी थी। अब हम आज आगे के चैप्टर में रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल में जानेंगे। और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? हर गांव एरिया में जिस तरीके से भी सरकार का जो कामकाज होता है, पंचायत का जो कामकाज होता है, वो कैसे होता है। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन वाले इस चैप्टर में रूरल एरिया पे हम फोकस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देर आर मोर देन 6 लाख विलेजेस इन इंडिया। हमारे भारत देश में 6 लाख से भी ज्यादा गांव आपको देखने को मिलेंगे। टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शन इज नॉट अ स्मॉल टास्क। और उन सभी गांव में पानी का ध्यान रखना, बिजली की व्यवस्था करना, रोड बनाना, ठीक है, ये सब एक स्मॉल टास्क नहीं है, बहुत मुश्किल काम है ये सब भी। In addition to this, land records have to be maintained and conflicts too need to be dealt with। देखिए यहाँ पे ये भी बताते हैं कि गांव में क्या होता है, लैंड रिकॉर्ड्स रखने पड़ते हैं। लैंड रिकॉर्ड्स मीन कि किस किस व्यक्ति के पास कितनी जमीन है, कितनी खेती खेती करने के लिए कितनी जमीन है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, लोगों के बीच में लड़ाई भी हो जाती है, जमीनी विवाद हो जाता है। कहते हैं तूने मेरी जमीन में कब्जा कर लिया या तुमने मेरी जमीन में कब्जा कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से लड़ाई क्रिएट हो जाती है। अ लार्ज मशीनरी इज इन प्लेस टू डील विथ ऑल दिस। तो इन सब चीजों से डील करने के लिए एक बहुत बड़ी मशीनरी है, जो कि हमारी गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, गवर्नमेंट का एक पार्ट है। और ये पार्ट जो पूरा फोकस रहता है वो रहता है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस करता है, ये वाला पूरा पार्ट गवर्नमेंट का। एंड इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द वर्क ऑफ द टू रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इन सम डिटेल। तो इस चैप्टर में रूरल एडमिनिस्ट्रेशन सॉरी तो इस चैप्टर में रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में हम दो रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर से ये जो हमारा चैप्टर है ये एक स्टोरी के साथ शुरू होता है, जैसे कि पंचायती राज में हमने एक स्टोरी पढ़ी थी। तो यहाँ पे स्टोरी का नाम है कॉरल इन द विलेज, मतलब विलेज में जो लड़ाई झगड़ा हुआ उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। मोहन इज अ फार्मर। मोहन एक किसान है। हिज फैमिली ओन्स अ स्मॉल एग्रीकल्चरल फील्ड। उसकी फैमिली एक बहुत छोटा सा खेती की जमीन उसकी फैमिली के पास है। एंड विच दे हैव बीन फार्मिंग फॉर मेनी ईयर्स। और उसकी फैमिली कई सालों से उस जमीन पे खेती बाड़ी कर रही है। नेक्स्ट टू हिज फील्ड इज रघुस लैंड। और उसकी खेती, उसका जो खेत है उसके जस्ट बगल में रघु की जमीन भी है, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज बाय अ स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड अ बंड। तो रघु और जो मोहन है उन दोनों की जो सेपरेशन है दोनों की जमीनों के बीच में एक छोटी सी बाउंड्री के साथ होता है। वन मॉर्निंग मोहन नोटिस दैट रघु हैड शिफ्टेड द बंड बाय अ फ्यू फीट। तो रघु ने क्या किया, वो जो उसकी बाउंड्री थी ना वो थोड़ी आगे बढ़ा दी कुछ फीट तक। उससे क्या हुआ, बाय डूइंग सो ही हैड मैनेज्ड टेक टेक ओवर सम मोहन्स लैंड। तो उसने क्या किया, मोहन की कुछ जमीन पे कब्जा कर लिया। एंड इंक्रीज द साइज ऑफ हिज ओन फील्ड। और अपनी जमीन का साइज बढ़ा लिया। मोहन वॉज एंग्री बट ऑल्सो अ लिटिल फ्राइटेंड। मोहन गुस्सा भी बहुत था लेकिन थोड़ा डरा हुआ भी था, क्योंकि जो रघुस फैमिली थी, तो यहाँ पे बताते हैं कि रघुस फैमिली ऑन मेनी फील्ड्स एंड बिसाइड हिज अंकल वाज आल्सो द सरपंच ऑफ द विलेज। अब रघु के पास बहुत सारी जमीनें भी थी क्योंकि, और उसके जो चाचा हैं वही क्या है, गांव के सरपंच हैं। बट इवन सो ही प्लग्ड अप करेज एंड वेंट टू रघुस हाउस। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करता है और रघु के घर जाता है। उसके बाद अ हीटेड आर्ग्यूमेंट फॉलोड। तो रघु के घर जाता है जब वो, तो दोनों के बीच में काफी कहासुनी होती है। एंड रघु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव द बंड। तो रघु कहता है कि नहीं, मैंने बाउंड्री के साथ छेड़छाड़ नहीं करी। एंड ही कॉल्ड वन ऑफ हिज हेल्पर्स एंड दे बिगन शाउटिंग एट मोहन एंड बीटिंग हिम अप। तो उसने अपने साथियों को बुलाया और मोहन को चिल्लाने लगा और उसके साथ मारपीट करने लगा। द नेबर्स हर्ड द कमोशन एंड रश टू द स्पॉट। तो जो जो आसपास के जो पड़ोसी लोग थे, जब उनने शोर शराबा सुना कि कोई लड़ाई कर रहा है, मारपीट हो रही है, तो वो लोग गए। एंड वेयर मोहन वॉज बींग बिटन अप। और वहाँ पे मोहन की बुरी तरीके से पिटाई की जा रही थी। एंड दे टुक हिम अवे। तो वो गांव के जो पड़ोसी थे वो मोहन को बचा के ले जाते हैं। और यहाँ पे बताते हैं कि ही वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड एंड हैंड। तो मोहन के सर में काफी चोट लगती है, हाथों में काफी चोट लगती है। ही वॉज गिवन फर्स्ट एड बाय वन ऑफ हिज नेबर। तो उसका ही मोहन का एक पड़ोसी रहता है, वो मोहन को फर्स्ट एड प्रोवाइड करता है, मोहन का थोड़ा पट्टी पट्टी वगैरह कर देता है। एंड हिज फ्रेंड हु ऑल्सो ran द विलेज पोस्ट ऑफिस suggested that they go to the local police station and file a report। और मोहन का एक दोस्त रहता है जो कि
विलेज पोस्ट ऑफिस से अपना रिलेशन रखता है, तो वो क्या करता है, वो कहता है कि सबको कि चलो लोकल पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट कर देते हैं। अदर्स वर डाउटफुल इफ दिस वाज अ गुड आइडिया, लेकिन कई लोग सोच रहे थे क्या ये सही होगा, बिकॉज दे फेल्ट दे वुड वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी एंड नथिंग वुड कम आउट ऑफ इट। कह रहे थे क्योंकि रिपोर्ट वगैरह करने में काफी पैसा खर्च हो जाएगा और कोई इसका रिजल्ट भी हमको देखने को नहीं मिलेगा। सम पीपल सेड दैट रघु's फैमिली वुड हैव ऑलरेडी कॉन्टेक्टेड द पुलिस स्टेशन, लेकिन कईयों ने बोला कि रघु की फैमिली ने तो अभी तक पुलिस स्टेशन में कॉन्टेक्ट कर भी दिया होगा। मतलब एक तरफ जो मोहन है वो घबरा रहा था पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करने से, लेकिन रघु का तो लोग सोच रहे थे कि रघु जो कि एक बड़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है गांव में और जिसके चाचा सरपंच भी हैं, उसने तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी कर दी होगी। After much discussion, it was decided that Mohan would go to the police station along with some of the neighbor and who had seen the incident. यहाँ पे बोलते हैं कि बहुत डिस्कशन करने के बाद मोहन तैयार हो जाता है कि वो पुलिस स्टेशन जाके शिकायत करेगा पुलिस वालों से कि उसके साथ अन्याय हो रहा है और उसकी जमीन पे कब्जा करके उसी को मारा पीटा गया है, और नेबर्स लोग भी उसके साथ जाएंगे जिन जिन ने पूरा ये इंसिडेंट देखा है। अब ये लोग पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन, तो यहाँ पे हम इस पैराग्राफ में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। तो देखते हैं, ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबर आस्क्ड, जब वो पुलिस स्टेशन जा रहे थे तो उनका एक पड़ोसी कहता है कि व्हाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी एंड गो टू द मेन पुलिस स्टेशन इन द टाउन। कहते हैं कि जो हमारा गांव, जो हमारा छोटा सा ये कस्बा है, उसमें हम एक काम करते हैं, थोड़ा पैसा और खर्च करते हैं और जो सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन है, जो सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन है, वहां क्यों नहीं जाते हैं हम। तो इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी। तो किसी ने जवाब दिया कि ये पैसे की बात नहीं है, और फिर वो बताता है कि वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन द पुलिस स्टेशन बिकॉज अवर विलेज कम्स इन इट्स एरिया ऑफ वर्क, एक्सप्लेन मोहन। तो मोहन कहता है कि हम सिर्फ उसी पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं जिसके एरिया में ही हमारा गांव आता है। मतलब एक पुलिस स्टेशन है जिसके एरिया में हमारा गांव आ रहा है, वहां पे हम रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरा पुलिस स्टेशन है जो हमारे एरिया के अंडर नहीं है, तो हम वहां पे अपनी रिपोर्ट नहीं लिखा सकते। एंड एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। वही चीज यहाँ पे बताते हैं कि हर पुलिस स्टेशन का अपना एक एरिया होता है। ऑल पर्सन्स इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट, एक्सीडेंट, इंजुरी, फाइट एक्सेट्रा। तो उस पर्टिकुलर एरिया के लोग अपने अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में जाके एक्सीडेंट अगर हो जाएगा तो उसकी रिपोर्ट करेंगे, किसी को चोट लगेगी उसकी रिपोर्ट करेंगे, लड़ाई झगड़े की रिपोर्ट कर सकते हैं, चोरी होने की रिपोर्ट कर सकते हैं। It is the responsibility of the police of that station to inquire, to investigate and take actions on the cases within its area। तो ये उस पुलिस स्टेशन की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने एरिया की पूरी अपने एरिया में उसके जो भी शिकायत करने आते हैं पुलिस स्टेशन में लोग, उनकी प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन ढूंढे, उसमें इन्वेस्टिगेशन करे, इंक्वायरी करे और उचित जो स्टेप्स लेना चाहिए वो लिया जाए। आगे देखते हैं, द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। अब यहाँ पे बताते हैं कि पुलिस स्टेशन में काम कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे बताते हैं कि व्हेन दे रीच द पुलिस स्टेशन मोहन वेंट टू द पर्सन इन चार्ज। तो मोहन पुलिस स्टेशन पहुंच के कहाँ जाता है, जो उस स्टेशन का इंचार्ज होता है, जो मेन आदमी होता है, जो पूरे स्टेशन को कंट्रोल करता है, उसको यहाँ पे बोला गया है स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर, जो कि पुलिस की एक पोस्ट होती है। एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। फिर आगे कहते हैं कि ही ऑल्सो सेड दैट ही वांटेड टू गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग, कि वो लिखित में अपनी कंप्लेंट देगा, वो लिख के पूरी कंप्लेंट करेगा। The SHO rudely brushed him aside, saying that he couldn't be bothered to waste his time writing down minor complaint। और जो SHO साहब होते हैं वहाँ के, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर जो होते हैं, पुलिस वाले जो साहब होते हैं, वो बड़े गुस्से में कहते हैं कि मैं फालतू की छोटे मोटे कंप्लेंट नहीं करूंगा, अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। एंड देन इन्वेस्टिगेटिंग देम, और फिर उनकी छानबीन नहीं करूंगा छोटी मोटी कंप्लेंट की। तो मोहन शोड हिम हिज इंजुरीज। तो मोहन क्या करता है कि उनको अपने घाव वगैरह दिखाते हैं कि मेरे सर में देखिए कितनी चोट लग गई है, मेरे हाथ में मेरे को कितना मारा गया है। बट द SHO डिड नॉट बिलीव हिम। लेकिन जो SHO साहब है पुलिस स्टेशन के, वो भरोसा ही नहीं कर रहे थे मोहन पे। एंड मोहन वॉज पजल्ड एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। और मोहन बहुत घबरा गया, बहुत कंफ्यूज हो गया, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। पुलिस स्टेशन में जो पुलिस वाले जो साहब हैं वो तो उसकी बात सुन ही नहीं रहे। एंड ही वॉज नॉट श्योर वाई हिज कंप्लेंट वॉज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड। और उसको तो ये भी नहीं पता था कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि पुलिस वाले जो साहब हैं वो उसकी कंप्लेंट क्यों नहीं लिख रहे हैं, SHO साहब उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं।
ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर इनटू द ऑफिस। फिर वो बाहर जाके पुलिस स्टेशन के बाहर जाता है और बोलता है कि यार अपने सभी पड़ोसियों को कि यार आप सब आके बस समझाइए स्टेशन में पुलिस वाले लोगों को, ये लोग मेरी रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं। एंड दे आर्ग्यूड स्ट्रांगली दैट मोहन हैड बीन बीटन अप इन फ्रंट ऑफ देम। तो सभी लोगों ने मिलकर पुलिस वालों को समझाया कि भाई उसको, मोहन को बहुत बुरी तरीके से मारा गया है और वो भी उनके सामने। एंड हैड दे नॉट रेस्क्यूड हिम ही वुड हैव बीन इंजर्ड वेरी सीरियसली। और कहते हैं कि अगर हम गांव वाले मोहन को जाके नहीं बचाते तो मोहन को इतना ज्यादा मार देते कि वो बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो जाता। एंड दे इंसिस्टेड दैट द केस बी रजिस्टर्ड। और उन्होंने फिर जिद करी कि यार आप केस को रजिस्टर करो। फाइनली द ऑफिसर एग्रीड। और फाइनली जो एसएचओ साहब होते हैं, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है पुलिस स्टेशन का, वो एग्री कर जाता है। He asked Mohan to write down his complaint and also told the people that he would send a constable the next day to investigate the incident. और मोहन की कंप्लेंट को लेने की बात करते हैं फिर वो, और लोगों को भी कहते हैं कि अगले दिन वो एक कांस्टेबल को भेजेंगे ताकि वो इंसिडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन छानबीन कर पाए कि आखिर हुआ क्या था। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बात बताई गई है मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स की। अब देखिए ये जो हमारे को स्टोरी बताई गई, ये पूरी स्टोरी में जो लड़ाई झगड़े की जो वजह है वो क्या है आप भी जानते हो, वो जमीन का एक टुकड़ा है कि मोहन की जमीन को जो रघु है उसने क्या किया, रघु ने हड़प लिया, मतलब अपनी बाउंड्री से छेड़छाड़ करके मोहन की जमीन का कुछ हिस्सा रघु ने अपनी जमीन में मिला लिया। तो एक्चुअली में क्लियरली ये जो केस है अब वो लैंड रिकॉर्ड के मेंटेनेंस से रिलेटेड हो गया है। एंड यहाँ पे बताते हैं कि यू सॉ दैट मोहन एंड रघु वर आर्ग्यूइंग हीटेडली वेदर द कॉमन बाउंड्री ऑफ देयर फील्ड हैड बीन शिफ्टेड। और यहाँ पे बताते हैं कि मोहन और रघु ये दोनों ही बिल्कुल बहुत वाद विवाद कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, बातचीत भी कर रहे थे कि किसकी बाउंड्री से छेड़छाड़ हुई है कि नहीं है। Isn't there a way which they could have settled the dispute in a peaceful manner? तो क्या यहाँ पे कोई ऐसा रास्ता है जिससे बिना लड़े झगड़े ये लोग अपनी ये जमीन का जो इनका प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है कि किसकी कितनी जमीन है वो सॉल्व हो जाए? एंड आर देयर रिकॉर्ड्स दैट शो हु ओन्स व्हाट लैंड इन द विलेज? और क्या कोई ऐसे दस्तावेज, क्या कोई ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जिससे ये पता चले कि गांव में कितने किसके पास कितनी जमीन है? तो लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस इज डन। चलिए अब देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। तो अब हम आगे देखते हैं कि फिर किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं ये लोग। एंड यहाँ पे आगे फिर हमें बताया गया है कि मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। तो यहाँ पे एक और ऑफिसर की हमने बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है पटवारी। जो उसकी पोस्ट है उसको हम बोलते हैं पटवारी। तो जो जमीन का जो नापने का जो भी काम होता है किसी गांव में, वो पटवारी करता है। और लोगों की कितनी जमीन है, किसके पास जमीन है, किसके पास जमीन नहीं है, इन सब की इंफॉर्मेशन भी किसके पास होती है, पटवारी के पास होती है। फिर आगे बताते हैं कि द पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट। अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट्स में पटवारी को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इन सम विलेजेस सच ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल। कई विलेजेस में क्या होता है, पटवारी की जगह क्या बोला जाता है, लेखपाल बोला जाता है। एंड कई जगह पे इन अदर्स पटवारी को कनुंगो भी बोला जाता है, कानूंगो। और कर्मचारी भी कई बार बोला जाता है और कई बार विलेज ऑफिसर भी बोला जाता है। लेकिन इन सब में एक नेम जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमें याद रखना है, वो है पटवारी, जो कि ज्यादातर स्टेट्स में पटवारी बोला जाता है, जो लैंड रिकॉर्ड का काम पूरा करता है किसी भी गांव में। वी विल रिफर टू दिस ऑफिसर एज पटवारी। और यहाँ बुक में भी हम इस ऑफिसर को पटवारी की तरह रिफर करेंगे। एंड ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेजेस। और हर पटवारी कुछ गांव की जिम्मेदारी निभाता है। द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज। और पटवारी क्या करता है, हर गांव के जो जमीन से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड होते हैं, दस्तावेज होते हैं, उनके बारे में पूरा मेंटेनेंस रखता है और अपडेट करता रहता है कि आज किसने नई जमीन खरीद ली, किसने अपनी जमीन को बेच दिया। तो ये सब उसको उसको अपडेट करना रहता होता है अपने रिकॉर्ड में। The map and the corresponding details from the register of on the next page are a small part of the records kept by the पटवारी। तो पटवारी के पास एक रजिस्टर होता है और उस रजिस्टर में क्या रहती है, सबके पास कितनी जमीन है उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है। वो रजिस्टर में लिख के रखता है कि इस व्यक्ति के पास इतनी जमीन है, इस व्यक्ति के पास इतनी जमीन है। एंड द पटवारी यूजुअली हैज वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड। अभी पटवारी के पास जो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे वो क्या करता है, जो खेत को क्या करता है, खेत की नपती करता है, मतलब कितना बड़ा खेत है उसको नापता है। एंड इन सम प्लेसेस लॉन्ग चेन इज यूज्ड। कभी कभी बहुत लंबी लंबी चेन की हेल्प से भी जमीन को नापा जाता है।
In the above instance, the पटवारी would have measured both मोहन and रघु's field. और इसी बीच में पटवारी क्या करता है, मोहन और रघु की फील्ड को नाप लेता है और फिर उनको कंपेयर करता है किससे, जो उसके रिकॉर्ड में जो मैप बने हुए हैं उन मैप पे जो भी मेजरमेंट लिखा हुआ गया था 1 साल पहले 2 साल पहले की रघु के पास इतनी जमीन थी और मोहन के पास इतनी जमीन थी, फिर वो उससे मैच करेगा तो पता चल जाएगा किसकी जमीन के साथ बेईमानी करी गई है. And if they did not match, then it would be clear that the boundary of the fields has been changed. और अगर वो मैच नहीं करता है, आज जो उसने जमीन नापी है पटवारी ने, अगर वो जो पुराने रिकॉर्ड से मैच नहीं करती तो ये चीज क्लियर हो जाएगी कि जमीन के साथ छेड़छाड़ करी गई है. आगे बताते हैं कि द पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स. अब देखिए, पटवारी एक काम और भी करता है जमीन के रिकॉर्ड रखने के अलावा, वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है फार्मर से, जो कि एक तरह का क्या है, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, एक तरह का टैक्स हुआ करता है. तो जिसके पास जितनी ज्यादा खेत होंगे, जितने पास जितनी ज्यादा जमीन होगी किसी गांव में, उसका लैंड रेवेन्यू भी उतना ज्यादा जाएगा, मतलब उसको उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा. एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन द एरिया. और पटवारी ये भी बताता है कि गांव में किस खेत में कौन सी फसल उगाई जा रही है. This is done from the records that are kept, and this is why it's important for the पटवारी to regularly update this. और ये सब जो चीजें होती है ना, ये कहाँ से होती है, उस रिकॉर्ड की हेल्प से होती है जो पटवारी मेंटेन करता रहता है. एवरी डे वो अपने रिकॉर्ड में कुछ चेंजेस करता है. एंड दिस इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पटवारी टू रेगुलरली अपडेट दिस. और रेगुलरली अपडेट करना पटवारी का रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मान लीजिए आज एक आदमी ने जमीन खरीदी और अगर पटवारी ने 1 साल तक उसको अपडेट ही नहीं किया और मान लीजिए उसने 2 महीने बाद एक जमीन और खरीद ली थी, तो फिर कल को आगे अगर लड़ाई होती है कि भाई मेरी जमीन पे तुमने कैसे कब्जा कर लिया, तो पटवारी के पास जाएंगे तो पटवारी तो बोलेगा नहीं नहीं तुमने जमीन तो नहीं खरीदी, लेकिन एक्चुअली में उस आदमी ने तो जमीन खरीदी थी. तो पटवारी को हर चीज अपने नोट्स में लिखना पड़ता है कि आज रघु नाम के इस व्यक्ति ने इतनी जमीन खरीद ली, आज इस व्यक्ति ने इतनी जमीन को बेच दिया. तो ये सारी इंफॉर्मेशन पटवारी अपने रिकॉर्ड में रखता है. पटवारी एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है. फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स ग्रोन ऑन देयर फील्ड और समवन में डिग अ वेल समवेयर. फार्मर कभी कभी अपनी फसलों को बदल देते हैं समय समय पे, और वहां पे आप फार्मर कभी कभी क्या करते हैं, अपने खेत में कुआं खोद देते हैं. तो इन सब की इंफॉर्मेशन पटवारी को रखना पड़ता है. अब देखिए यहाँ पे ये रेड कलर की चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे बताते हैं कि द खसरा रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी. तो पटवारी का जो रिकॉर्ड होता है, आप ध्यान से सुनना दोस्तों, पटवारी का जो रिकॉर्ड होता है उसको रिकॉर्ड ना बोल के जो ऑफिशियल लैंग्वेज उसमें बोला जाता है खसरा. क्या बोला जाता है? खसरा. ठीक है. तो द खसरा रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी गिव्स यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैप गिवन बिलो. तो खसरे रिकॉर्ड में मैप के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. एंड इट आइडेंटिफाइज विच प्लॉट ऑफ लैंड इज ओन्ड बाय हुम. और ये भी बता देगा कि जमीन का कौन सा प्लॉट, जमीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम पे है ना, किसका उसका अधिकार है उस जमीन के हिस्से पर. एंड यहाँ पे कहते हैं कि लुक एट बोथ द रिकॉर्ड्स एंड द ऑन द एंड द मैप एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो रिगार्डिंग मोहन एंड रघुस लैंड. तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, देखिए इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, आप ये पिक्चर आप जैसे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको देखिए ध्यान से. यहाँ पे कहते हैं कि ये खसरा का जो नंबर है वो है 5. मतलब ऐसे 4 खसरे और होंगे पहले के, है ना. तो खसरा 1, खसरा 2, खसरा 3, खसरा 4, खसरा 5. तो खसरा 5 वाले में किन किन की इन्फॉर्मेशन है, 3 लोगों की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिख रही है. तो यहाँ पे एरिया इन हेक्टेयर, ये जो चीज आपको दिख रही है एरिया इन हेक्टेयर, ये बता रहा है कि जमीन कितने हेक्टेयर की है, मतलब जमीन की मेजरमेंट बता रहा है. तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ ओनर, फादर्स, हस्बैंड नेम्स, एड्रेस, तो सबका ओनर का नेम और उसकी इन्फॉर्मेशन है. देखिए तो पहले नंबर पे 0.75 हेक्टेयर के साथ पहला नाम यहाँ पे नोट है मोहन, जो कि किसका बेटा है, सन ऑफ राजा राम. राजा राम का बेटा है मोहन. और विलेज का नाम यहाँ पे बता दिया गया है आम्रपुरा, है ना, विलेज आम्रपुरा. एंड यहाँ पे फिर ऐसा कहते हैं कि इफ इट इज रेंटेड टू सम अदर फार्मर देयर नेम एंड रेंट रिसीव्ड. तो अगर ये किसी का रेंट लिया होता है तो यहाँ पे यस हो जाता है, लेकिन मोहन ने अपना खेत किसी को रेंट पे नहीं दिया था, किराए पे नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पे नो लिख दिया. और फिर यहाँ पे बताते हैं कि उसने कौन सी क्रॉप्स उगाई है. तो क्रॉप्स में उसने सोयाबीन उगाया है. कितने एरिया में उगाया है? 0.75 हेक्टेयर में उगा दिया. पूरे खेत में उसने सोयाबीन उगा के रखी है. और उसी के बाद यहाँ पे नीचे देखिए रघु के बारे में इंफॉर्मेशन है कि एक और ओनर है जिसके पास 3 हेक्टेयर ऑफ लैंड, फार्मिंग लैंड है. मतलब इसके पास मोहन से भी ज्यादा जमीन है, 3 हेक्टेयर है. और ये किसका बेटा है? रतनलाल का बेटा है. ये भी आम्रपुरा विलेज में रहता है. और इसने भी किसी को अपना खेत किराए पे तो नहीं दिया है, और इसने भी अपने पूरे खेत में
सोयाबीन भी उगोई है, वीट उगोया है, ठीक है। और यहाँ पे बताते हैं कि ये 2.75 हेक्टेयर में इसने उगाया, मतलब 3 हेक्टेयर में से सिर्फ इतने पार्ट में इसने खेती बाड़ी स्टार्ट करी अभी। बाकी इसका थोड़ा पार्ट बचा है जहाँ पे कुछ भी नहीं उगाया, 0.25 हेक्टेयर में कुछ नहीं उगाया उसने। तो इस तरीके से पूरा खसरा देख लिया है अब यहाँ पे कि किसके पास कितनी जमीन है, कितने हेक्टेयर की जमीन है। अब आगे देखते हैं। और यहाँ पे एक मैप और पटवारी अपने उसमें बना के रखता है। देखिए ये बगल से रोड जा रही है, पटवारी अपने रजिस्टर में ड्राइंग बना लेता है मैप के लिए। ये बगल से रोड यहाँ पे आपको दिख रही है, तो ये रोड जाती है, रोड के बगल में बहुत बड़ी जमीन का आपको ये हिस्सा दिख रहा है। देखिए ये एक बहुत बड़ी जमीन का हिस्सा है, ये देखिए ये एक बहुत बड़ी जमीन का हिस्सा दिख रहा है आपको। और उसके बगल से यहाँ से एक और रोड गई है। अब इस बहुत बड़ी जमीन में बहुत सारे जमीन के टुकड़े हैं। तो देखिए पहले टुकड़े की अगर हम बात करें, ये देखिए जैसे मान लीजिए ये दूसरा जो टुकड़ा है, तो ये दूसरा टुकड़ा किसी और के नाम पे होगा, ठीक है। ये चौथा टुकड़ा किसी और के नाम पे होगा। तो ऐसे इस बड़े जमीन में कितने पार्ट है, 8 पार्ट कर दिए गए हैं। और इस तरीके से जो पूरा होता है वो पटवारी अपना रिकॉर्ड मेंटेन करता है। एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज द वर्क ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और इन सब पे पटवारी के कामों पे भी अगर कोई नजर रखेगा तो वो होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो कि गवर्नमेंट के अंडर में आता है। सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारी वर्क। और इस डिपार्टमेंट में और जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, जो बड़ी पोस्ट पे जो ऑफिसर्स होते हैं, वो पटवारी को सुपरवाइज करते हैं, मतलब पटवारी के बॉस होते हैं। पटवारी को वो डांट भी सकते हैं अगर पटवारी गलत काम करेगा, और पटवारी की तारीफ भी करेंगे। तो पटवारी के पूरे कामों पे नजर बना के रखते हैं कुछ सीनियर लोग इसी डिपार्टमेंट के। ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। तो हमारे इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं और सभी स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड हैं। फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड। और जमीनी मामलों को अच्छे से समझने के लिए इन डिस्ट्रिक्ट को और भी डिवाइड कर दिया जाता है, सब डिवाइडेड होती है ये डिस्ट्रिक्ट। एंड दीज सब डिवीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट आर नोन बाय डिफरेंट नेम सच एज तहसील, तालुका एटसेट्रा। तो इन डिस्ट्रिक्ट में भी अगर और हम पार्ट्स कर दें तो उनको हम तहसील बोलेंगे या फिर तालुका बोलेंगे। तो देखिए मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वो थोड़ी छोटी डिस्ट्रिक्ट है, तो हो सकता है उसमें सिर्फ 10 तहसील हों, और उन 10 तहसील में बहुत सारे गांव भी आपको देखने को मिलेंगे, 4-5 करके गांव भी होंगे। और तालुका भी बोल सकते हैं। और एक बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है तो हो सकता है वहां पे 15 तहसील हो, है ना। तो इस तरीके से होता है ये सब। एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और जो हेड होता है इन सब चीजों का वो होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसको हम डीएम भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोला जाता है। तो जो कलेक्टर साहब होते हैं वो इन सबके सबसे बड़े बॉस होते हैं, वो सबको बिल्कुल सुपरवाइज करते रहते हैं। अंडर हर अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर। और कलेक्टर के अंडर में कौन होंगे, रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे, जो कि टैक्स कलेक्ट करते हैं जगह जगह से। और इनको तहसीलदार भी बोला जाता है। तो कलेक्टर के बाद यहाँ पे जो दूसरा एक बड़ा ऑफिसर हमको दिख रहा है वो है तहसीलदार। और आफ्टर तहसीलदार जो उससे छोटा ऑफिसर था वो था हमारा पटवारी। तो पटवारी का सबसे बड़ा बॉस हो जाएगा तहसीलदार, और तहसीलदार के भी जो बॉस होंगे वो हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर। एंड दे हैव टू एंड दे हैव टू हेयर डिस्प्यूट्स। और ये सभी जो लोग हैं, कलेक्टर भी डिस्प्यूट्स देख सकता है, लोगों की मतभेद के बारे में छानबीन करवा सकते हैं। और जनरली जो तहसीलदार होता है ये लोगों की जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो मतभेद होते हैं, उनके बारे में पूरे डिसीजन लिया करता है। एंड दे आल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारी। और पटवारी के कामों को भी देखा करते हैं ये लोग। एंड इंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्ली कैप्ट एंड लैंड रेवेन्यूज कलेक्टेड। तो जो तहसीलदार होता है वो पटवारी के पूरे काम पे नजर बनाए रखता है और पूरा इंश्योर करता है कि पटवारी टाइम टाइम पे टैक्स का क्या कर रहा है, कलेक्शन कर रहा है। लैंड रेवेन्यू जो जमीन का जो रेवेन्यू आता है उसका कलेक्शन कर रहा है। एंड दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन इजीली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड, स्टूडेंट कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट एटसेट्रा। तो ये तहसीलदार की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी गांव में क्या हो कि सभी लोगों को अपनी अपनी जो जमीन है उसका पूरा एक रिकॉर्ड की एक कॉपी मिल जाए, कि आपकी जमीन की पूरी इंफॉर्मेशन की एक कॉपी आप भी रख लीजिए, आपके पास कितनी जमीन है। और गांव के जो पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनको उनकी कास्ट सर्टिफिकेट भी मिल जाए ना। आपको पता है कि अलग अलग कास्ट के सर्टिफिकेट्स बनते हैं। तो ये काम भी तहसीलदार के अंडर में होता है। एंड द तहसीलदार ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर आल्सो हर्ड। और तहसीलदार के ऑफिस में जमीनी विवाद जो होते हैं, कि जमीन का एक दिक्कत हो गई है कि भाई ये जमीन हमारी है, लो लेकिन वो कह रहे हैं वो हमारी जमीन है, तो इन सब के बारे में भी तहसीलदार के ऑफिस में सुनवाई हुआ करती है। फिर देखिए
फार्मर्स ऑफन रिक्वायर अ कॉपी ऑफ देयर लैंड्स रिकॉर्ड टुगेदर विद अ मैप। तो जो फार्मर होते हैं ना, वो अपनी जमीन के कॉपी रिकॉर्ड के लिए क्या करते हैं, उसकी कॉपी रखते हैं और उसमें एक मैप भी उनको बना के दिया जाता है, एज शोन इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन। जैसा कि हमने अभी पहले एक पिक्चर में देखा था, एक खसरा आपने देखा था, खसरा नंबर 5 आपने देखा था, जिसमें 3 लोगों की इन्फॉर्मेशन थी और नीचे आपने एक छोटा सा मैप देखा था कि रोड के बगल में कहाँ पे कौन सी जमीन है। एंड दे हैव अ राइट टू दिस इन्फॉर्मेशन, और सभी का हक होता है कि उनकी जमीन की पूरी इन्फॉर्मेशन की कॉपी उनको भी मिले। एंड दे मे हैव टू पे अ स्मॉल फी फॉर दिस, और वो थोड़ी सी फीस देके ये कॉपी ले सकते हैं पंचायत ऑफिस से। However, this information is not easily made available and farmers sometimes have to face many problems to get it। लेकिन कभी-कभी ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ज़मीनों की, ये फार्मर्स लोगों को नहीं मिलती है और कभी-कभी उनको बड़ी दिक्कत होती है कि उनकी खुद की ज़मीन की जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको दे दी जाए। एंड इन सम स्टेट्स रिकॉर्ड्स आर नाउ बीइंग कंप्यूटराइज्ड। और आजकल क्या हो गया है, जैसे-जैसे हमारी जो कंट्री इंडिया है वो डिजिटली इम्प्रूव होती जा रही है, तो अब क्या हो रहा है कि पेपर वर्क कम हो गया और जितने भी रिकॉर्ड हैं वो कंप्यूटराइज्ड हो गए, मतलब वो सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में सेव है। अब आप भी जानते हैं गाँव के जो किसान हैं वो तो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो कंप्यूटर कैसे चलाएँगे, ना उनके घर में कंप्यूटर वगैरह होता है, तो उनको रिकॉर्ड लेने में बड़ी दिक्कत होती है। And also kept at the panchayat office so that they are more easily available and regularly अपडेटेड हो। कभी-कभी तो इसके कारण क्या करते हैं लोगों को, ताकि मिल जाए, तो ये पूरे रिकॉर्ड की एक कॉपी क्या करते हैं आजकल कि पंचायत ऑफिस में ही प्रोवाइड कर दी जा रही है, कि लोगों को ज़्यादा दूर तक ना जाना पड़े, पटवारी तक भी ना जाना पड़े, तहसीलदार तक ना जाना पड़े। वो सीधे पंचायत ऑफिस में जाके सरपंच से भी मिलके या पंचायत का जो सेक्रेटरी होता है उससे मिलके भी अपने रिकॉर्ड को ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम एक बात करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें हमने ज़मीन के बारे में बहुत बात करी है कि गाँव में लोगों के पास ज़मीन होती है और ज़मीन में बड़ी दिक्कतें भी हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। अब एक लॉ के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 2005। तो हमारे भारत के जो हाँ, सॉरी, तो हमारे भारत की जो गवर्नमेंट है उसने एक लॉ पास करवाया जिसको बोलते हैं हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर्स हु ओन लैंड वी थिंक ऑफ मैन। जनरली हमने सोचा है कि हम यही सोचते हैं कि हर गांव में जो किसान होते हैं उनकी जो जमीन होती है उनका जो मेन मालिक होता है वो कौन है, एक आदमी होता है। एंड वुमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन दिस फील्ड। और महिलाएं जो होती हैं हम इतना जानते हैं कि हाँ वो खेतों में काम जरूर करती हैं, बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चरल लैंड। लेकिन पहले के समय में क्या होता था, महिलाओं को हम ऐसा कभी नहीं सोचते थे कि इस महिला के पास भी इतनी जमीन हो सकती है। तो आगे यहाँ पे बताते हैं, वुमन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड एंड बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चरल लैंड। मतलब वुमन लोगों के पास पहले जमीन नहीं हुआ करती थी। एंड टिल रिसेंटली इन सम स्टेट्स हिंदू वुमन डिड नॉट गेट अ शेयर इन द फैमिलीज एग्रीकल्चरल लैंड। और यहाँ पे बताया गया है कि जो हिंदू वुमन होती है अभी जो कुछ समय पहले की अगर बात करें, तो उनको उनकी फैमिली का जो भी जमीन होता था उसमें हिस्सा नहीं दिया जाता था, एग्रीकल्चरल लैंड में उनको हिस्सा नहीं दिया जाता था। बट आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग हिज सन्स। और जब मान लीजिए जिसकी जमीन है और जो उसका जब ओनर की जब डेथ हो जाती थी, तो उसकी जो जमीन होती थी वो सिर्फ और सिर्फ उसके बेटों में बांट दी जाती थी, लेकिन उसकी बेटी में नहीं बांटी जाती थी और उसकी पत्नी को भी वो जमीन का हिस्सा नहीं दिया जाता था। लेकिन ये क्लियरली यहाँ पे इनइक्वालिटी दिखाई जा रही है, क्योंकि भाई बेटों के साथ साथ बेटियों का भी बराबर हक होता है अपने फादर की प्रॉपर्टी में। ठीक है, उनकी वाइफ का भी हक होता है उनके हस्बैंड की प्रॉपर्टी में। एंड फिर आगे यहाँ पे बताते हैं कि रिसेंटली रिसेंटली द लॉ वाज चेंज। और फाइनली ये जो अजीब सा जो कानून था उसको बदल दिया गया। एंड जो अब नया लॉ है उसमें यहाँ पे बताया गया है कि इन इन दिस न्यू लॉ सन्स डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड। अब से क्या होगा, अगर लैंड ओनर की डेथ हो जाएगी तो लैंड ओनर के जितने भी बेटे होंगे, जितनी भी बेटियां होंगी और उसकी जो पत्नी होगी, है ना, उन सब में जमीन को इक्वली बांट दिया जाएगा। एंड द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। और ये जो लॉ है, ये जो कानून है, ये जो नियम है, ये हमारी कंट्री के हर स्टेट्स में, हर राज्य में, हर प्रदेश में और हमारी कंट्री के हर केंद्र शासित प्रदेशों में, जिनको हम यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं, वहां पे लागू कर दिया गया है। और यहाँ पे फिर बताते हैं कि दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। और ये जो लॉ है, ये जो कानून नया नया बनाया गया, इससे काफी सारी जो वुमेन है उनको बड़ी बेनिफिट होगी।
एंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए सुधा की एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं कि सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली। एक फैमिली है जिसके पास खेती बाड़ी की काफी जमीन है, तो उनकी एक बेटी है जिसका नाम है सुधा। एंड सुधा की शादी हो चुकी है, शी इज मैरिड एंड लिव्स इन अ नेबरिंग विलेज, और वो पास के गांव में, उनके पड़ोस के गांव में उसकी शादी हो गई है। लेकिन आफ्टर हर फादर्स डेथ सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क। लेकिन उसके पिताजी की मृत्यु के बाद सुधा आज भी अपने ससुराल से अपने मायके आती है, अपने गांव आती है, और अपनी मम्मी की, अपनी माँ की खेती बाड़ी के काम में आज भी वो सुधा मदद करती है। एंड हर मदर हैज आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर हर नेम अलोंग विद द नेम्स ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन हिज रिकॉर्ड। और उसकी माँ फिर जाती है और बोलती है कि पटवारी साहब, आप मेरी ये जो जमीन थी इसमें मेरे सभी बच्चों का और मेरी बेटी का नाम लिख दीजिए, सबको बराबर बराबर बंटवा दीजिए। And Sudha's mother confidently organizes the farming with the help of the younger brother and sister. तो सुधा की जो माँ होती है, उसके पिताजी की मृत्यु के बाद वो अपने बेटे और बेटी के साथ मिलकर अपनी जो खेती बाड़ी की जो जमीन है उसकी देखभाल करती है। सिमिलरली सुधा also lives with the assurance that if she ever has a problem she can always depend upon her share of the land। और सुधा को भी एक तसल्ली रहती है हमेशा कि कल को उसको कोई भी दिक्कत होगी तो कम से कम उसके पास एक जमीन है जिसमें वो खेती बाड़ी करके अपना समय गुजार सकती है। अब यहाँ पे बताते हैं कि अदर पब्लिक सर्विसेज अ सर्वे। तो ऐसी कई तरह की सर्विसेज होती हैं, उसका एक सर्वे यहाँ पे बताया गया है। देखते हैं क्या है यहाँ पे, देखिए in this chapter this chapter has looked at some of the administrative work of the government especially for rural areas। तो ये इस चैप्टर में जनरली हमने गांव एरियाज में जो गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, जो बिल्कुल ऑफिशियल वर्क होता है, जो सरकार के अंडर में होता है गांव एरियाज में, उसके बारे में जाना। And the first example related to maintaining law and order and the second to maintaining the land records। तो पहला था कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाए, कानून व्यवस्था को कैसे मेंटेन किया जाए, जिसमें हमने स्टेशन हाउस ऑफिसर के बारे में जाना था कि वो रिपोर्ट वगैरह लिखने में आनाकानी कर रहा था, फिर उसने रिपोर्ट लिखी, फिर पटवारी साहब को बुलाया गया, है ना। तो दूसरे जो पटवारी साहब हैं वो किससे रिलेटेड हैं, वो हैं द सेकंड टू मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स। तो पहले पुलिस वाले जो साहब हैं वो मेंटेनिंग लॉ से रिलेटेड हैं, और जो पटवारी है वो मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स से रिलेटेड हमने देखा। और लैंड रिकॉर्ड से हमने पटवारी को देखा, तहसीलदार के बारे में भी जाना, और हमने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में भी जाना। एंड इन द फर्स्ट केस वी एग्जामाइंड द रोल ऑफ द पुलिस एंड इन द सेकंड दैट ऑफ द पटवारी। तो मेनली पहले केस में हमने पुलिस के रोल की बात करी पूरी, और सेकंड केस में पूरी जो बात करी गई है वो पटवारी के बारे में बात करी गई है। This work is supervised by other people in the department such as the तहसीलदार और द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, पटवारी का जो काम है उसको कौन सुपरवाइज करेगा, तहसीलदार सुपरवाइज करेगा। पटवारी का बॉस कौन, तहसीलदार। लेकिन अगर जो एसएचओ की हम बात करें, जो पुलिस का काम करता है, जो पुलिस वाले साहब, जो एसएचओ साहब थे, स्टेशन हाउस ऑफिसर, उनका बॉस कौन, उनका बॉस होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हम एसपी भी बोलते हैं। And we have also seen how people use their services and some of the problem that they face। तो देखा है कि लोग कैसे कैसे तरह तरह सर्विस को यूज करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। एंड दीज सर्विसेज हैव टू बी यूज्ड एंड मेड टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉज। और ये जितने भी कामकाज होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ लॉज के अकॉर्डिंग होते हैं, नियमों के अनुसार होते हैं। जो नियम बोलेगा वही काम होगा, नियम के बिना कोई भी काम नहीं किया जाएगा। एंड दैट हैव बीन फ्रेम्ड फॉर देम, जो भी नियम बनाए गए उन्हीं के अकॉर्डिंग पूरे काम होते हैं। And you have probably seen many other public services and facilities provided by various departments of the government। तो आपने गवर्नमेंट के द्वारा जो बहुत तरह तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनकी आपने सर्विसेज अक्सर अपनी लाइफ में अभी तक तो देखी ली होगी। जैसे एग्जांपल में बताऊं तो आपने हॉस्पिटल का काम कैसे होता है वो भी देखा होगा, आपने एजुकेशन लेवल जो होता है, टीचिंग वगैरह का काम भी सरकार कैसे करती है सब देखा है। और इस चैप्टर में हमने जनरली पुलिस का काम देखा और पटवारी का काम देखा, जो लैंड रिकॉर्ड का काम होता है। उसके बाद देखते हैं क्या बताया गया है। तो बस यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। सो प्लीज स्टे ट्यून टू अवर चैनल एंड आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब ई अनंत फॉर मोर सच लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।